आमंत्रित कर रहा हूं उस व्यक्ति को जिसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि सामाजिकता की डगर पर जो राही अपने कदम बढ़ाते हैं और वे कर्मयोगी ही स्वर्णिम पृष्ठ पर अपना नाम दर्ज कराते हैं, छोटी उम्र में बड़ी बड़ी सीढ़ियां जो यहां चढ़ जाते हैं, वे महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र दर्डा कहलाते हैं। श्री राजेंद्र दर्डा कहलाते हैं। भारतीय जैन संगठन बीजेएस के सिल्वर जुबली कन्वेंशन के प्रमुख अतिथि केंद्रीय मंत्री आदरणीय कपिल सिब्बल साहब, धर्मस्थल के धर्माधिकारी तेज पुंज पुरुष डॉक्टर वीरेंद्र जी हेगड़े साहब, जिनको बचपन से ही जिनकी ओर मैं आदर से देखते रहा और शायद जिनका पहला भाषण 1964 में कामठी में मैंने सुना, वे आदरणीय जस्टिस धर्माधिकारी साहब भारतीय जैन संगठन को जिन्होंने एक दिशा दी और जिन्होंने अभी आने वाले 25 साल की बात की, वे आदरणीय शांतिलाल जी मुथा साहब, माननीय प्रफुल्ल जी पारीक, भाभी जी डॉक्टर चेन्द्रा जी जैन साहब, डॉक्टर संचेती जी, बीजेएस के सभी मान्यवर, समाज के सभी आदरणीय, सभी कर्मठ कार्यकर्ता, पत्रकार दोस्तों, वैसे तो इस मंच पर दो धर्माधिकारी हैं और दो धर्माधिकारियों की बात होने के बाद और कुछ बात करने को यहां रहता नहीं। फिर भी मैं शांतिलाल जी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे यहां बुलाकर सम्मानित किया। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि मानव और पशु में क्या अंतर है, तो उसका सीधा सा उत्तर है कि मानव के पास लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता है और पशु के पास लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता नहीं है। और इसीलिए सामान्य लोग अपनी उन्नति के लिए, अपने जीवन विकास के लिए लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो खुद के लिए नहीं तो सारे समाज के लिए, जनहित के लिए लक्ष्य निर्धारित कर जीवन जीते हैं। ठीक उसी तरह से जीवन जिया है भाई शांतिलाल जी मुथा ने, एक कुशल शिल्पकार जिसने अपने दूरदृष्टि से 25 वर्ष के अपने सेवा कार्य में एक जिला में अपने समर्पित सहयोगी को लेकर, जिसमें मानवता की प्रतिमा प्रतिष्ठित कर सुकृत्यों के अनगिनत झरोके लगाए, वो शांति भाव को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। दोस्तों, जिस तरह रालकपुर के मंदिर के स्तंभों का गिनना दुष्कर कार्य है, उतना ही दुष्कर कार्य है बीजेएस के चलाए गए प्रकल्पों की व्याख्या करना। सच कहता हूं, किसी भी संस्था को विश्व स्तर पर पहचान बनाने में सदियां बीत जाती है, लेकिन बीजेएस ने समर्पण भाव, लगन, निष्ठा और पीड़ितों के आंसू पोंछते पोंछते अपने साथियों के साथ यह मुकाम 25 वर्ष के अल्पायु में पूरा कर लिया है। इसकी वजह यही है कि बीजेएस ये बुनियादी काम कर रहा है। आज तो स्थिति इस प्रकार की है कि हर समस्या का समाधान ही बीजेएस है।
बीजेएस कभी कल का इंतजार नहीं करता। इनका सब जो काम होते हैं और त्वरित और इंस्टेंट होते हैं। इधर भूकंप आया, बीजेएस वहां हाजिर। इधर बाढ़ आई, वहीं बीजेएस हाजिर। इधर बच्चे कुपोषण के शिकार हुए, उधर मां की ममता और पिता का दुलार लेकर बीजेएस हाजिर। इधर अकाल पड़ा, उधर सेवा की बरसात लेकर बीजेएस हासिल। मुझे लगता है कि हजारों अनाथ बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने का काम यदि इस देश में किसी ने किया है तो वो बीजेएस ने किया है, और इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, अज्ञान के तिमिर को मिटाने के हेतु इस देश में अनेकानेक शिक्षण संस्था है, लेकिन आधुनिक शिक्षा के साथ में जीवन मूल्यों को पाठ पढ़ाती शिक्षण पद्धति का प्रचार प्रसार शांतिलाल जी साहब आप जो कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और इसीलिए मुझे पता है कि 25 साल पहले शांतिलाल जी ने एक बहुत छोटी शुरुआत की थी। परिचय सम्मेलन, सामूहिक विवाह, दहेज जैसे जो कुप्रथा थी उसके खिलाफ में वे लड़ते रहे शांतिलाल जी के साथ में। तब बहुत थोड़े लोग थे, लेकिन शांतिलाल जी कहते थे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। आज बीजेएस के रौप्य महोत्सव पर देश के कोने कोने से आए सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। सही बात तो यह है कि जब जस्टिस धर्माधिकारी साहब बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि वे जिस फ्लैट में रहते हैं, जिस इमारत में रहते हैं, वहां सारे आज कार्यरत जस्टिस और पुराने जस्टिस रहते हैं, लेकिन पड़ोस में कौन रहता है वो भी पता नहीं चलता है। और ये बात सच है कि मंदिर तो हमने बहुत बना दिए, लेकिन धर्म हमसे बहुत दूर चला गया। विज्ञान ने तो बहुत तरक्की कर ली, लेकिन ज्ञान हमसे बहुत दूर चला गया। विदेश तो हमारे बहुत करीब आ गया, लेकिन पड़ोस हमसे बहुत दूर चला गया। और इसलिए जरूरी है कि आज की शिक्षा पद्धति इस तरह की हो कि युवा पीढ़ी वासना को छोड़कर उपासना की ओर कदम बढ़ाए और भोग को छोड़कर योग की तरफ कदम बढ़ाए। आओ दोस्तों, सब मिलकर ऐसा दीप प्रज्वलित करें कि भौतिकता के अंधेरे को मिटाकर पूरी युवा पीढ़ी को हम ज्ञान का प्रकाश दे सके। आज यहां आदरणीय कपिल सिब्बल साहब यहां हैं। मुझे एक बात का उल्लेख करना मैं आवश्यक चाहूंगा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी, जो इस महाराष्ट्र की भूमि से ही थे, एक जबरदस्त प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। लेकिन यह बात भी हम नहीं भूल सकते कि जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें शाहू महाराज ने और जो सयाजीराव गायकवाड़ थे उन्होंने पढ़ाई करने में सहयोग दिया था। मैं बात यह इसलिए कर रहा हूं कि शिक्षा का महत्व समझकर श्रीमती सोनिया जी गांधी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी एवं कपिल सिब्बल जी के अथक प्रयासों की वजह से ही यूपीए सरकार ने हर भारतवासी को शिक्षा का अधिकार दिया है। और अब तो बात अलग हो गई है, 25% का नियम आ गया है। अब तो सुदामा भी कृष्ण के साथ पढ़कर अपने जीवन को मजबूत आधार प्रदान कर सकेगा। और मुझे विश्वास है कि इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जैसे कई प्रतिभाएं इस देश को योगदान दे सकेंगी। विद्यार्थियों को केंद्र स्थान पर रखकर शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने वाले माननीय कपिल सिब्बल जी को मैं इस महाराष्ट्र की भूमि में मैं उनको बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। और इतना ही कहूंगा कि आज देश के कोने कोने से बीजेएस के कर्मठ कार्यकर्ता यहां आपको सुनने आए हैं, हजारों की तादाद में सुनने आए हैं। मैं आपके शान में यही कहूंगा
कि हमने सोचा था कपिल सिब्बल साहब कि हम ही आपको चाहते हैं, पर आपको चाहने वालों का तो काफिला निकला। और मैंने कहा चलकर शिकायत खुदा से, पर वो खुदा भी आपका चाहने वाला निकला। दोस्तों, जिस रफ्तार से दुनिया दौड़ रही है, इस कंप्यूटर युग में हमें अपनी शिक्षा पद्धति को जीवन मूल्यों के साथ जोड़कर एक मजबूत आधार प्रदान करना होगा। और यदि हम कर पाए तो ही हम शायद आदमी को इंसान में बदलने में, हम आदमी को इंसान बनाने की कला सिखा पाएंगे। इस महाराष्ट्र की भूमि में महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, राजर्षि शाहू महाराज, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटिल, पंजाब जैसी प्रतिभाओं ने शिक्षा की नींव रखी है। आज भी महाराष्ट्र में 1 लाख स्कूलों के माध्यम से पहली से 12वीं तक के 2 करोड़ बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। लेकिन मैं शुरू में ही बता दूं कि सिर्फ 1 लाख स्कूल महाराष्ट्र में है, इसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम उन्हें क्वालिटी, गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई हम दे पा रहे हैं क्या, शिक्षा हम दे पा रहे हैं क्या, यही सवाल आज हमारे बीच है। एक बार मुझे धर्माधिकारी साहब ने अभी 3-4 माह पहले मुझे बुलाया, और जब आपकी चिट्ठी आती है, आपके हस्ताक्षर आपको पता है किस तरह के हैं, और आते से ही मैं समझ बैठा कि अब ये अपने को वारंट आया है। जाकर धर्माधिकारी साहब से समझ लिया, और उनकी इच्छा है कि महाराष्ट्र की जो पढ़ाई है, जो शिक्षा का स्तर है, और अच्छा होना चाहिए। मैं आपको निश्चित आशा दिलाना चाहूंगा कि हम महाराष्ट्र में हम अच्छा काम कर पाएंगे। मैं सिब्बल साहब आप यहां हैं तो 1-2-3 चीजें ऐसी मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में खासकर जो इंग्लिश स्कूलें हैं, वहां शिक्षा के नाम पर काफी बड़ा व्यापार हो रहा था, और उसको रोकने के लिए, विद्यार्थियों के हित के लिए, पालकों के हित में हमने एक बिल, फी रेगुलेशन बिल, महाराष्ट्र के दोनों सभागृहों ने मंजूर कर केंद्र सरकार को भेजा है, और आपके यहां की मान्यता के लिए अभी प्रतीक्षा में है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आपने हमें दिया है, उसके सारे रूल्स महाराष्ट्र में फ्रेम हो गए हैं। 100% में से 99% हमारे शिक्षक इस वक्त क्वालिफाइड है। महाराष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा 1 किलोमीटर के दायरे में हो, उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर में हो, और माध्यमिक शिक्षा 5 किलोमीटर में हो। इसके लिए हम लोगों ने MRSEC के माध्यम से गूगल का यूज करके और फिजिकल वेरिफिकेशन करके मास्टर प्लान 3 रोज पहले ही हमने पूरा किया है, जिसे महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने हमें मान्यता दी है। और मुझे विश्वास है कि हर बच्चे को अपने नेबरहुड में इसके बाद में महाराष्ट्र में स्कूल मिलेगी। एक बात और थी कि 10वीं और 12वीं के बच्चे यहां काफी नकल करते थे एक वक्त, लेकिन आज मैं ये दावे से कह सकता हूं कि महाराष्ट्र ये कॉपी मुक्त हो गया है, नकल से काफी दूर हो गया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ये पहला साल था कि जब 10वीं और 12वीं के बच्चों को हमने 1 साल पहले टाइम टेबल दिया, और महाराष्ट्र में चुनाव होने के बावजूद भी ये टाइम टेबल को हम पूरी तरह से कर सके। राज्य में आज तालुका लेवल तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हमारे शिक्षा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया है, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो इस्तेमाल है वो टीचर के ट्रेनिंग के लिए हम करने जा रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, द 21st century is the century of knowledge. Only those states and the nations which command knowledge, science and technology will be able to make an impact on the affairs of the world. And it is the call of the hour that every person connected with the educational system should take an earnest view of education and take up his mission, take up it in a mission mode. मैं आखिरी में जिसका उल्लेख शांतिलाल जी साहब आपने कहा
आपने किया। कुछ दिन पहले, महीने भर पहले एक खबर आई। एक खबर तो यह भी आई थी कि किसी व्यक्ति ने कहा कि जो गवर्नमेंट की स्कूलें होती है, उस गवर्नमेंट के स्कूलों में शायद गलत बच्चे पढ़ाई करते हैं या गलत तरह से उन्हें पढ़ाई करवाई जाती है। लेकिन मैं जो किस्सा कह रहा हूं आपको, वो तो निजी संस्था का है। आप ही के इस पुणे शहर में, जिसे हम पुण्य नगरी कहते हैं, वहां एक निजी संस्था में एक 8वीं का बच्चा दूसरे बच्चे का मर्डर कर देता है। तमिलनाडु में एक बच्चा अपने टीचर का मर्डर कर देता है। मुंबई में 4 बच्चे मिलकर एक बच्चे का खून कर देते हैं। ये सारी बात देखने के बाद में निश्चित लगता है कि आज जीवन मूल्यों में लगातार गिरावट आ रही है। बच्चों में अहंकार, आक्रामकता, असहिष्णुता और हिंसा बढ़ रही है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जैन संगठन ने जो आपने मूल्यवर्धन का कार्यक्रम बीड़ में शुरू किया है, उस तरह का कार्यक्रम यदि हम देश में शुरू कर पाए तो निश्चित ही एक आम भूमिका हम बना पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक और चीज मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं भी एक संगठन चलाता हूं, एक अखबार, एक चेन अखबार भी चलाता हूं। जब संगठन बढ़ता है तो जो साथी होते हैं उनकी लालसा बढ़ जाती है और एक दिन उस संगठन में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन 25 साल होने के बावजूद भी अपनी बीजेएस एक मजबूत संगठन है, एक मजबूत संगठन है, क्योंकि शांतिलाल भाऊ का एक फिलॉसफी है। उन्होंने छोटे छोटे गांव में के छोटे व्यक्ति को ढूंढकर निकाला, उसमें जो गुण है उनको उभारा। और शांतिलाल जी की फिलॉसफी यही है कि कोशिश करो कि कोई तुमसे ना रूठे, कोशिश करो कि कोई तुमसे ना रूठे और जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे। और इसीलिए भारतीय जैन संगठन बहुत आगे बढ़ रही है। मैं आने वाले सालों के लिए उसे बहुत बधाई देता हूं। और आखिरी में बस महात्मा गांधी जी की एक बात कहकर अपनी बात को विराम देने जा रहा हूं कि शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी जी के जो विचार है, वे हमेशा ही मार्गदर्शक रहे हैं। वे कहते थे कि विद्यार्थी को सिर्फ केवल साक्षर बनाकर, सिर्फ विद्यार्थी को साक्षर बनाना ही शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य नहीं है। तो उनके विचारों में विद्यार्थियों को शरीर, मन और हाथ सभी के द्वारा सुदृढ़ करना चाहिए कि वे समाज को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। गांधी जी कहते थे कि प्राथमिक शिक्षा के बाद में जब कोई बच्चा, जब कोई विद्यार्थी समाज में जाएगा तो उसमें एक हुनर ऐसा होना चाहिए कि जो उसके जीविका का साधन बन सके। मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है कि हम आज अपने पुराने जीवन मूल्यों को फिर से अपने शिक्षा प्रणाली का अविभाज्य अंग बना दे। और यदि हम करते हैं तो निश्चित ही हम शिक्षा प्रणाली को अच्छी तरह से कर पाएंगे। फिर एक बार आप सभी को इस 25वें वर्षगांठ पर, सिल्वर जुबिली पे आप सबको शुभकामनाएं देते हुए यही कहता हूं कि आने वाले वर्षों में शायद मुझे भी कुछ वक्त और ज्यादा मिल जाए और मैं आपके साथ, बीजेएस के साथ में काम करता रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारतीय संगठन।